जी नमस्ते। तीसरे नेत्र की तरफ ध्यान ले जाकर यदि आप किसी चीज को याद करने का प्रयास करते हैं, याद रखने का प्रयास करते हैं, किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को यदि विजुलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं, मेंटली कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं, तो ये जो तरीका है इससे धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, आपके फोकस करने की क्षमता बढ़ती है, इमेजिन करने की क्षमता बढ़ती है, विजुलाइज करने की, इंट्यूटिव पावर बढ़ाने की, नई नई पॉसिबिलिटीज खोजने की कि इस प्रॉब्लम में ये सब्स्टिट्यूट करूं तो चलेगा क्या, इसका डायग्राम ऐसे बनाऊं तो चलेगा क्या, इसमें केमिस्ट्री की प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं, इसमें यदि ये वाला कलर आ रहा है तो इसका एलिमेंट वो वाला संभव है, ऐसा हो सकता है क्या। तो इस प्रकार से तो एक जो अच्छा आईआईटी जेईई का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला व्यक्ति है उसकी ना सिर्फ मेमोरी पावर अच्छी है, उसका इंटेलेक्ट भी अच्छा है, उसका इंट्यूशन भी बहुत अच्छा है, और आईआईटी के बाद भी आईआईटी के जो फील्ड है उसके अलावा अन्य फील्ड्स के अंदर जो कि मोर देन 78% आईआईटीएंस होते हैं, मोर देन 78% आईआईटीएंस अपनी जिंदगी में आईआईटी का जो फील्ड होता है उसके अलावा किसी अन्य क्षेत्र में जाके काम करते हैं। यह उनकी बदमाशी है, बट उसके पीछे पावर जो है उनकी क्रिएटिविटी है। तो आपकी क्रिएटिव पावर, जिंदगी में संभावनाएं खोजना, वो संभावनाएं खोजने की क्षमता आपके अंदर यदि है तो आप मैथ्स के पेपर में, केमिस्ट्री के पेपर में, फिजिक्स के पेपर के अंदर वो संभावनाएं खोज सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन मैं कैसे कर सकता हूं, इसको मैं अप्रोच कैसे कर सकता हूं। तो तीसरे नेत्र के ऊपर यूट्यूब पर बहुत ज्ञान है, मैं वो ज्ञान यहां पर आपको दूंगा नहीं। कोई एक स्पेसिफिक ज्ञान है जो कि सुपीरियर सोसाइटी थर्ड आई करके यदि आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। तो हम तीसरे नेत्र की तरफ ध्यान ले जाएंगे और आईआईटी जेईई का 2002 का एक स्क्रीनिंग का प्रॉब्लम है उसको थोड़ा विजुलाइज करने का प्रयास करेंगे। तो आप मेरे साथ आंखें बंद कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो आंखें बंद करके आप देख पा रहे हैं एक प्रॉब्लम है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके अंदर बताया गया है कि मॉड ऑफ Z1 is equal to 12 and mod of Z2 minus 3 minus 4 iota is equal to 5. I repeat, mod of Z1 is equal to 12 and mod of Z2 minus 3 minus 4 iota is equal to 5. तो Z1 minus Z2 के मॉडुलस की मिनिमम वैल्यू पूछी है। आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये एक ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है। Z1 is a complex number lying on a circle centered at 0 with radius 12। एक ऐसा सर्किल है जो कि ओरिजिन पर सेंटर्ड है, उसका जो रेडियस है 12 के बराबर है। एक ऐसा सर्किल है ओरिजिन पर सेंटर्ड होने वाला 12 रेडियस का सर्किल है। दूसरा सर्किल है मॉड ऑफ Z2 minus 3 minus 4 iota is equal to 5। ये एक ऐसा सर्किल है जिसका जो सेंटर है वो 3,4 के ऊपर है, उसका रेडियस 5 है। आप देख सकते हैं कि 3,4 की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो 5 के बराबर है। तो Z2 minus 3 minus 4 iota का मॉडुलस इक्वल टू 5 एक ऐसा सर्किल है जो 5 रेडियस का है, 3,4 पर सेंटर्ड है और ओरिजिन से गुजरता है क्योंकि उसकी डिस्टेंस 3,4 की ओरिजिन से 5 के बराबर है। तो आप देख सकते हैं एक बड़ा सर्किल है, एक छोटा सर्किल है। जो बड़ा सर्किल है उसके ऊपर नाचता हुआ जो Z है वो Z1 है, जो छोटा सर्किल है उसके ऊपर नाचता हुआ जो Z है वो Z2 है। दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी? एक ऐसी लाइन आप विजुलाइज करें जो ओरिजिन से निकलती है, छोटे वाले सर्किल के सेंटर 3,4 को बेचते हुए जाती है और छोटे वाले सर्किल को पार कर जाती है। तो वहां पर जो Z2 नजर आ रहा है वो लाइन और आगे जब बड़े वाले सर्किल को पार करती है तो वो जो Z1 है, वहां पर जो उन दोनों के बीच में लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ 2 के बराबर है, तो वो है मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। तो मिनिमम ऑफ मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 2। तो इस प्रकार से आपको मेंटली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आना चाहिए। एक और प्रॉब्लम हम उठाते हैं जो कि इसी के स्तर की है। तो प्रॉब्लम सेज Z1 माइनस Z3 ओवर Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। इसको रिपीट नहीं करूंगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
तो ये Z1 और Z2 और Z3 जो तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनके द्वारा यदि एक ट्राइंगल बनता है तो उसके बारे में हमसे जानकारी मांगी है कि किस प्रकार का होगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा, ये ट्राइंगल नहीं होगा, ये कोलिनियर होंगे, इनका एरिया 0 होगा। तो यदि आप कॉम्प्लेक्स नंबर में रोटेशन थ्योरम से वाकिफ हैं, जो कि आपको होना ही चाहिए, तो मैं एक लाइन में रोटेशन थ्योरम आपको रिमाइंड करा देता हूं। हालांकि उसके बिना भी इसको हम अप्रोच कर सकते हैं। अगेन पॉसिबिलिटीज आ गई ना, संभावनाएं। तो जो रोटेशन थ्योरम है उसको मैं एक बार आपके सामने इसी फॉर्मेट में विजुलाइज करा देता हूं कि यदि एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 है, उसके अबाउट Z2 को रोटेट करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी दिशा से बोलूं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में Z3 एक पॉइंट है, उसके अबाउट Z2 को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके, अल्फा एंगल से रोटेट करके यदि Z1 बनाया, तो उसकी एक्सप्रेशन जो बन के सामने आती है वो होती है फाइनल ओवर इनिशियल। मतलब Z1 माइनस Z3 डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू इस पूरे का मॉडुलस इंटू ई की पावर आयोटा अल्फा, वेयर अल्फा इज दैट positive angle through which this stick was rotated, through which Z2 was rotated in order to reach Z1। आ रही है आपको बात समझ में? तो रोटेशन थ्योरम की दृष्टि से देखें तो आप देख पाएंगे कि जो राइट हैंड साइड है उसका मॉडुलस 1 के बराबर है। तो 1 के बराबर है, इसका मतलब यह है कि ये जो डंडी थी पहले जितनी थी बाद में भी उतनी ही रही है। मतलब Z3 की Z2 से जितनी डिस्टेंस है ना, Z1 की भी Z3 से उतनी डिस्टेंस है। मतलब ये एक ऐसा ट्राइंगल है जिसके अंदर दो साइड्स बराबर हैं। अभी आपको राइट हैंड साइड का आर्ग्यूमेंट पता होना चाहिए, ई की पावर आयोटा अल्फा में क्या चढ़ा, आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि 1 माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, इसका जो आर्ग्यूमेंट है ये -60 डिग्रीज है। बट माइनस प्लस से हमें क्या फर्क पड़ता है, ट्राइंगल है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि Z3 के अबाउट Z2 को घुमाया गया, Z1 बनाया गया, तो इनके बीच में जो एंगल निकल कर आया ना वो 60 डिग्री से निकल कर आया। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स बराबर हैं, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्रीज है, इट हैज टू बी एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। नमस्ते।